आज़ाद ग्रुप द्वारा संचालित आज़ाद CGPSC एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये बृहद मंच छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले CGPSC एग्जाम, साथ ही अन्य सभी एग्जाम, CG व्यापम तथा छत्तीसगढ़ राज्य में आयोजित होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए ये समर्पित एक व्यापक मंच है। इसके माध्यम से आप सभी संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य का व्यापक अध्ययन, समान अध्ययन की व्यापक विषय वस्तु का विषयवार अध्ययन, साथ ही CSET की विषय वस्तु और करंट अफेयर्स की व्यापक विषय वस्तु की निरंतर क्लासेस आप लोग की यहाँ पर इस चैनल पर हो रही हैं। साथ ही आप सभी के लिए एक निशुल्क मासिक करंट अफेयर्स की पत्रिका दी जा रही है आप लोगों को। ये पत्रिका आपको आज़ाद CGPSC एकेडमी के ऑफिशियल एप्लीकेशन में मिलेगी। ये ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा या फिर इस ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो में मिल जाएगी। तो आप सभी आज़ाद CGPSC एकेडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। इस एप्लीकेशन के माध्यम से आपका कोई भी किसी प्रकार का डाउट होता है तो एक चैट सेक्शन मिलेगा, वहां से आप हमसे जुड़ सकते हैं। चैट सेक्शन से आप कोई भी किसी भी तरीके की जो भी आपकी शंका समाधान हो आप लोग कर सकते हैं। संस्थान के द्वारा आपको कंप्लीट पूरी मदद की जाएगी। यदि आप हमारे साथ जुड़ करके व्यापक अध्ययन करना चाहते हैं, कंप्लीट अपने एग्जाम को लेकर के विषयवार समग्रता से आसान भाषा में संपूर्ण पाठ्यक्रम की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको एप्लीकेशन के स्टोर सेक्शन में सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। आप अपने कोर्सेज से जा करके क्लास कर सकते हैं। किसी प्रकार के डाउट होने पर चैट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी की व्यापक क्लासेज रेगुलर निरंतर हो रही हैं। आप सभी हमारे साथ जुड़ करके प्रतिदिन के स्तर पे क्लास करिए। यदि आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो निश्चित तौर पे इसको सब्सक्राइब करिए ताकि प्रतिदिन की क्लासेस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बेल आइकन जरूर इसको लीजिए। साथ ही छत्तीसगढ़ के सभी छात्रों तक इसे पहुंचाने का प्रयास करिए। हर एक वीडियो को सभी के साथ शेयर करिए, इस चैनल को शेयर करिए और अपने मित्रों को बताइए और एक व्यापक तैयारी हमारे साथ प्रतिदिन के स्तर पे प्रारंभ करिए। तो चलिए आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। तो करंट अफेयर्स के आज के सेगमेंट पे हम लोग करंट अफेयर्स से जुड़े हुए लगभग 10 मुद्दों को बारे में समझेंगे और हाल फिलहाल में जो घटनाक्रम हुए हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। इसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या अन्य मुद्दे आपके होंगे। तो आज के करंट अफेयर्स में शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वाड शिखर सम्मेलन को लेकर के। अभी हाल ही में 3 मार्च 2022 को क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन हुआ 2022 का। तो सबसे पहले एक बार हमें ये समझना होगा कि क्वाड है क्या। आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 देश जो है आपको विश्व मानचित्र में दिखाई दे रहे होंगे। क्वाड का फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इसको आप पूरी तरीके से देखें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 4 देश हैं। पहला देश हमारा भारत है, दूसरा देश यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, तीसरा यहाँ पे जापान है और ये आपका USA है। इन 4 देशों ने साथ में मिल करके क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के रूप में इसको डेवलप किया है। दरअसल ये मंच एक तरीके से सोचिए कि जो प्रशांत महासागरीय क्षेत्र है पूरा का पूरा, इस प्रशांत महासागरीय क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए, मुक्त रखने के लिए, खुलापन रखने के लिए, समृद्धि के लिए भारत प्रशांत क्षेत्र या इंडियन ओशन और प्रशांत क्षेत्र को समर्थन देने के लिए इन 4 देशों के द्वारा इस एक तरीके के अनौपचारिक संगठन की स्थापना की गई थी 2007 में। सबसे पहले शिंजो अबे जो जापान के तत्कालीन उस समय प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा ही यह अवधारणा प्रस्तुत की गई थी क्वाड को लेकर के कि ऐसा एक मंच आना चाहिए। लेकिन उस दौरान चीन के दबाव के कारण से कई सारे ये भी कहते हैं कि ये एक चीन को काउंटर चाइना ग्रुप के तौर पे भी काम कर रहा है। लेकिन पहले ऑस्ट्रेलिया 2007 में इसके साथ नहीं जुड़ा, जिस कारण से ये मंच जो है स्थापित नहीं हो पाया। इसके बाद शिंजो अबे द्वारा 2012 में हिंद महासागर और प्रशांत महासागर की समुद्री सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए इन 4 देशों को आपस में जोड़ा गया। तो पहले शुरुआत में जो इसका नाम था वो था डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड, पहले इसका नाम ये था। बाद में जो है इसको 2017 में क्वाड नाम दे दिया गया। ठीक है, और क्वाड नाम दे करके मुख्य रूप से एक चीज़ समझिए कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में किसी भी बाहरी शक्ति के एक तरीके से वर्चस्व को, खासकर चीन को, उसके प्रभाव से मुक्त रखने के लिए पूरा का पूरा संगठन बनाया गया है। और इसकी हर साल जो है आपकी वर्चुअल जो है मीटिंग्स अभी हो रही, जब से कोविड है तब से वर्चुअल हो रही, नहीं पहले मिलते थे। और इनके द्वारा जो है
अभ्यास मालाबार भी किया जाता है, जिसमें चारों देश जो है यहाँ पर चारों देशों की नौसेना मिल करके अभ्यास मालाबार भी करती है, अभ्यास मालाबार भी करती है। ठीक है, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक संगठन के तौर पे उभर के क्वाड सामने आ रहा है, तो ये आप सभी को ध्यान में रखना चाहिए। तो अभी हाल ही में मार्च 2022 में क्वाड शिखर सम्मेलन का क्या हुआ है, आयोजन हुआ है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की तरफ से, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के इस समय पीएम कौन है, स्कॉट मॉरिसन, ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट मॉरिसन, और संयुक्त राज्य अमेरिका के जो बाइडेन, और जापान के प्रधानमंत्री हैं फुमियो किशिदा। इन सभी ने मिलकर के इस बैठक में भाग लिया। ये किसी एक पर्टिकुलर स्पेस में नहीं हुआ, ये वर्चुअली हुआ है, यानी कि ऑनलाइन मीडियम से हुआ है। और सभी नेताओं ने जो प्रशांत महासागर के जो द्वीपीय हालात हैं उनको लेकर के यहाँ पे चर्चा की, और साथ ही समसामयिक मुद्दों पर भी चर्चा की, खासकर दक्षिण हिंद प्रशांत महासागर और हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर के इनके द्वारा डिस्कस किया गया। तो सबसे पहली चीज़, क्वाड का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ठीक है, शुरुआत 2007 में जापान के द्वारा की गई थी, 2012 में ऑस्ट्रेलिया साथ में जुड़ गया, 2017 में इसको क्वाड नाम दे दिया गया। 4 देश इसके साथ जुड़े हुए हैं, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत। ये अनौपचारिक रणनीतिक मंच है। ठीक है, तो इस रूप में आप क्वाड के बारे में जान सकते हैं। अगला करंट अफेयर्स थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, ये भी ज़रूरी है जानना। अब ये चीज़ें आप देखते रहा करिए, ट्रैक करते रहा करिए। अब अगला जो शिखर सम्मेलन है, ये अगला जो इम्पोर्टेंट ये करंट अफेयर्स है, पहली बार राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक जो है जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा। ये फर्स्ट टाइम जारी किया गया। अब ये क्या है, एक बार आप लोग इसको लिख लो, हेडिंग डाल लो, राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक, राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक। तो नीति आयोग के द्वारा राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक जारी किया गया है, लॉन्च किया गया है, जिसका अल्टीमेट गोल क्या है कि जलवायु और ऊर्जा के क्षेत्र में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के क्या प्रयास हैं, किस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। इस सूचकांक का अल्टीमेट गोल क्या है, अल्टीमेट ये सूचकांक राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक, नाम क्या है, एनर्जी और क्लाइमेट को लेकर के, कि ऊर्जा पहुंच कितनी है किसी राज्य में, ऊर्जा की खपत कितनी है किसी राज्य में, ऊर्जा की दक्षता कितनी है किसी राज्य में, पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर सुधार कितने हैं किसी राज्य में, किस राज्य में ऊर्जा कितनी सस्ती है, कितनी सुलभ है, कितनी कुशल है, कितनी स्वच्छ ऊर्जा का प्रयोग किया जा रहा है, कितना स्वच्छ ऊर्जा की तरफ कोई राज्य बढ़ रहा है। तो एक तरीके से स्वस्थ ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए ये एक सूचकांक बनाया गया है ऊर्जा और जलवायु के विभिन्न आयामों को ध्यान में रखते हुए नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, सूचकांक का नाम क्या है, राज्य ऊर्जा सूचकांक। अब इस सूचकांक ये पहली बार जारी किया गया है। इसके तहत स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स बनाया गया है, जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 6 आयामों पे जो है 6 मापदंड बनाए गए हैं, उसके तहत इनको रैंक प्रदान की जाती है। 6 मापदंड इसमें बनाए गए हैं। 6 मापदंड कौन कौन से हैं, पहला मापदंड है इसमें डिस्कॉम। डिस्कॉम मतलब जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जो विद्युत को क्या करती है, विद्युत वितरण कंपनी के तौर पे, उनका प्रदर्शन कैसा है, डिस्कॉम का प्रदर्शन कैसा है। तो सबसे पहला जो है इसका है डिस्कॉम का प्रदर्शन कैसा है। दूसरा, ऊर्जा की विश्वसनीयता कितनी है। ठीक है, सामर्थ्य पहुंच मतलब कहां कहां तक एनर्जी किसी राज्य में पहुंच रही है। स्वच्छ ऊर्जा की पहल कितनी है, किसी राज्य में स्वच्छ ऊर्जा कितनी ज़्यादा है। ऊर्जा इफिशियंसी कितनी है, दक्षता कितनी है। पर्यावरण को लेकर के वो किस तरीके से इफेक्ट कर रही है, पर्यावरणीय स्थिरता कितनी है, और नए इनिशिएटिव कैसे ले रहे हैं। इस आधार पे एक इंडेक्स क्रिएट किया गया है, जिस इंडेक्स का नाम है स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स, ये डेवलप किया गया है। ठीक है, अब इसके तहत 3 कैटेगरी क्रिएट की गई हैं, राज्यों की, केंद्र शासित प्रदेशों की, है ना। तो पहली है फ्रंट रनर, दूसरा है अचीवर्स और तीसरा है एस्पिरेंट। अब इसमें जो आपको लिखना है, सबसे पहली चीज जो टॉप प्रदर्शन कर रही है, कौन हो सकता है टॉप में, नंबर 1 में कौन होगा इस सूचकांक में, हाँ राज्यों में, पहले बड़े राज्यों में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले, हाँ पागल कौन,
उत्पादन खपत नहीं, ये तो सब पे मिला के बनाया गया ना। इंडेक्स जो होता है उसका तो सम निकाला जाता है ना। 6 चीज़ें रखी गई हैं। 6 चीज़ों के आधार पर डिस्कॉम कहाँ पे कितना बेहतर है, विद्युत वितरण कंपनियाँ, सामर्थ्य और पहुंच कितना है, ऊर्जा की विश्वसनीयता कितनी है, ऊर्जा दक्षता कितनी है, पर्यावरण स्थिरता कितनी है, नई पहल कितनी है। नंबर 1 पे शीर्ष प्रदर्शनकारी में 3 स्टेट है, नाम लिख लीजिए। शीर्ष प्रदर्शनकारी बड़े राज्यों में गुजरात, केरल और पंजाब। ठीक है, इनको 3 शीर्ष राज्यों के तौर पे चुना गया है, गुजरात, केरल और पंजाब। गुजरात, केरल और पंजाब। गुजरात, केरल, पंजाब। ठीक है, दूसरा छोटे राज्यों में 3 स्टेट हैं, गोवा, त्रिपुरा, मणिपुर। गोवा, त्रिपुरा, मणिपुर। ठीक है, और जो असंतोषजनक प्रदर्शन है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड, इनको सबसे नीचे रखा गया है। सबसे नीचे वाले हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड। बिजली की स्थिति यहाँ पे सबसे ज़्यादा बुरी है। कहाँ पे अच्छी है? एमपी तो अलग ही स्टेट है ना, देखिए असंतोषजनक में है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड। ठीक है, तो ये आपका जो है ये एक सूचकांक है, इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि फर्स्ट टाइम ये जारी हुआ है, इसलिए ऐसे सूचकांक हमको ध्यान में रखने हैं, ऐसे सूचकांकों के बारे में चर्चा करनी है। गोवा, त्रिपुरा और मणिपुर। ठीक है, उत्तर प्रदेश 13वें नंबर पे, छत्तीसगढ़ को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश अपना बीच में बना रहता है। हाँ, लास्ट है, छत्तीसगढ़ लास्ट है, फिर इसके बाद मध्य प्रदेश है, फिर झारखंड है। सबसे मतलब लास्ट आपका छत्तीसगढ़ है, फिर ये ऐसे बनाया गया है। गोवा, त्रिपुरा, मणिपुर आपके छोटे राज्यों में है। केंद्र शासित प्रदेशों में लिख लीजिए टॉप 3 कौन से हैं? चंडीगढ़, दिल्ली एवं दमन दीव। ठीक है, तो ये एक सूचकांक है, इस सूचकांक के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानना चाहिए था। ठीक है, अभी अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ पे हुआ है, आयोजित हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला सूरजकुंड में हुआ है, हरियाणा के। तो लिख लो 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2022। 35वां सूरजकुंड इंटरनेशनल शिल्प मेला 2022। ठीक है, आयोजित हुआ है कहाँ पे? ये आयोजन का टाइम था 19 मार्च से लेकर के 4 अप्रैल 2022 तक। तो 19 मार्च से लेकर के 4 अप्रैल तक हुआ है ये 2022। ठीक है, 19 मार्च से लेकर के 4 अप्रैल तक। दूसरा, इसके बारे में दूसरी जानकारी क्या है चाहिए आपको? दूसरी, ये विश्व का सबसे बड़ा शिल्प मेला होता है। ये विश्व का सबसे बड़ा शिल्प मेला है। ये सूरजकुंड आपका फरीदाबाद में पड़ता है, हरियाणा में। ठीक है, और इसका आयोजन जो किया है सूरजकुंड मेला प्राधिकरण, एक अथॉरिटी डेवलप की गई है हरियाणा पर्यटन विभाग के द्वारा। केंद्रीय पर्यटन विभाग, कपड़ा, संस्कृति, विदेश मंत्रालय, मतलब काफ़ी लोगों के सहयोग से पूरा का पूरा ये बनाया गया है। यहाँ पे नीचे सारे दिए गए हैं जितने भी हैं इसके पार्टनर्स। ठीक है, तो ये कई जो है एजेंसीज मिलके काम करती हैं। एक तो सूरजकुंड की खुद की अथॉरिटी है, हरियाणा सरकार है, इसके बाद केंद्रीय पर्यटन विभाग है, और कपड़ा मंत्रालय है, संस्कृति मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय है। ठीक है, इन्होंने मिल करके किया गया है। थीम राज्य था जम्मू कश्मीर। इस मेले का थीम राज्य था जम्मू कश्मीर। भागीदार देश था उज्बेकिस्तान। ये लिखा हुआ उज्बेकिस्तान इसका थीम राज्य मतलब जिसको फोकस किया गया है। थीम राज्य मतलब पर्टिकुलर पूरे मेले पे एक हाइलाइटर होता है ना, कि हाइलाइटेड किया गया है जम्मू कश्मीर को। तो जम्मू कश्मीर थीम राज्य के तौर पे था, भागीदार देश था इसमें उज्बेकिस्तान। देखो ये 35वां है। सबसे पहला सूरजकुंड मेला जो है 1987 में जो है प्रारंभ किया गया था। 1987 से जो है ये मेला लगातार किया जा रहा है, और
लगातार कई सारे देश, कई देश जो है इसमें सहभागी होते हैं। लगभग इस बार 30 से ज़्यादा देश जो है इसमें जुड़े हुए थे। ठीक है, लैटिन अमेरिकी देश भी आते हैं। उज्बेकिस्तान तो इसका सहयोगी देश था ही, अफगानिस्तान, इथियोपिया, मोजाम्बिक, तंजानिया, जिम्बाब्वे, युगांडा, नामीबिया, पूरा अफ्रीका संघ के काफ़ी सारे देश मिल करके यहाँ पे भाग लेते हैं। कई सारी कंट्रीज़ आके इस पूरे शिल्प मेले में भाग लेती हैं। ठीक है, कई बार जो है यहाँ पे भी प्रगति मैदान पे भी बुक फेयर लगते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारे इंटरनेशनल फेयर लगते हैं। आप लोगों को समय मिला करे तो आप लोग जाया करिए इन सब चीज़ों को देख। हाँ हाँ, चलिए। आपको पता होगा कि अभी इनके बारे में जानते हैं, अभी एक राजकीय यात्रा हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं बोरिस जॉनसन के साथ। बोरिस जॉनसन कौन है? ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर। ब्रिटेन में भी वैसी ही शासन प्रणाली है जैसे कि भारत में है ना। तो अभी ब्रिटिश के पहली यात्रा थी इनकी, ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा भारत पे पहली यात्रा की गई बोरिस जॉनसन जी की। तो लिख लो, हेडिंग डाल लो, ब्रिटिश प्रधानमंत्री की भारत यात्रा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की भारत यात्रा। ठीक है, अब ब्रिटेन जब बात करते हैं तो ये एक तरह से पूरी तरीके से प्रतिनिधित्व करते हैं पूरे यूके का, है ना, जिसमें इंग्लैंड भी है, उत्तरी आयरलैंड भी है और स्कॉटलैंड, वेल्स से सारे मिल करके यूके बनाते हैं। तो यूके के प्रधानमंत्री के तौर पे ये भारत में आए हैं। समयावधि क्या थी? 22 से 21 अप्रैल, 2 दिवसीय यात्रा थी ये, 21-22 अप्रैल, है ना। 21-22 अप्रैल को ये भारत की यात्रा पे आए हुए थे। ठीक, बोरिस जॉनसन साहब। अब देखो इनके बारे में कुछ चीज़ें। सबसे पहले ये गुजरात के अहमदाबाद से अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। देखिए इनकी खुशी, है ना, ये देखो कितना खुश हैं ये। गांधी जी का चरखा पा गए और गांधी जी को लेकर के ब्रिटेन के लोग जो है, ब्रिटेन का पूरा विश्व जो है गांधी जी का सम्मान करता है, ये बात सत्य है। लेकिन फिर भी गांधी जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने इन्हें, है ना, तो उनको इनकी पावर पता है, इस चरखे की पावर पता है कि ये अपने आप में कितना बड़ा है। तो जब ये आए तो इनकी जो यात्रा की शुरुआत होती है अहमदाबाद से, इनका जो है यात्रा की शुरुआत हुई। इसके बाद जो है साबरमती आश्रम गए महात्मा गांधी। इसके बाद यहीं पर एक इंडस्ट्रियल ई स्टेट है मसवड़, वहाँ पर गए। बड़ोदरा में जेसीबी संयंत्र है, वहाँ पर गए। इसके बाद गांधीनगर में JII-FT सिटी है, वहाँ गए। गुजरात में जैव प्रौद्योगिकी संस्थान है, वहाँ पे गए। तो मल्टीपल कई सारे जैव प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का दौरा किया। इसके बाद 22 अप्रैल को ये दिल्ली आते हैं। तो पहले दिन गुजरात में बिताया इन्होंने, इसके बाद जो है दिल्ली पहुँचे। तो दिल्ली में जो है राष्ट्रपति भवन में इनका स्वागत किया गया और स्वागत करने के बाद इनसे बात किया गया कि भाई आए क्यों हो आप कारण क्या है। तो अल्टीमेट आप देखिए, जब से ये रसिया यूक्रेन वार चला है तो एक भारत बहुत केंद्र बिंदु बन गया है इन सब मुद्दों को सुलझाने और हर चीज़ करने के लिए। और इस बीच में आप लगातार देख रहे हैं अभी प्रधानमंत्री जी 3 देशों की यूरोपीय यात्राओं में भी गए थे, जर्मनी, डेनमार्क और कौन कौन से देश थे? फ्रांस, है ना। तो यूरोपीय देशों की यात्रा में प्रधानमंत्री का जाना और साथ में विश्व में एक तरीके से भारत एक बड़ी इकोनॉमी के तौर पे है, तो इनके द्वारा जो है कई सारे, ठीक है, बस यही है, आपको दिमाग में बैठा लेना। आए होंगे तो कुछ आर्थिक गतिविधियों पे बातचीत हुई होगी, कुछ रक्षा और सुरक्षा सहयोग को लेकर के व्यापारिक रणनीति पे बात हुई होगी, एक व्यापक कंप्रिहेंसिव साइबर प्रशासन को लेकर के बात हुई होगी, साइबर प्रतिरोध को लेकर बात हुई होगी, कुछ राष्ट्रीय अवसंरचना के क्षेत्र पे सहयोग को लेकर बात हुई होगी, आतंकवाद एक बड़ा मैटर रहता है तो आतंकवाद, उग्रवाद पे बात हुई होगी। हर देश के साथ हमें ये दिमाग में कुछ पर्टिकुलर पॉइंट आपको लेकर के चलना है, ठीक है। साथ में बगल में अफगानिस्तान है, वहाँ पे दिक्कत होगी, उस पर बात हुई होगी, G20 और राष्ट्रमंडल की बात हुई होगी। तो जहाँ जहाँ पे एक दूसरे से जुड़ाव रखते हैं कुछ कॉमन ही होते हैं। साथ ही दोनों नेताओं के बीच में डिस्कशन हुआ कि भाई रसिया यूक्रेन का क्या करें, बोले चलने दो,
दोनों ही विरोध कर रहे हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ये तो खुल के जो है यूक्रेन के साथ हैं। भारत जो है रसिया का विरोध नहीं करता, भारत युद्ध का विरोध करता है। ठीक है, हम रसिया के खिलाफ नहीं है, बट रसिया के द्वारा किए गए युद्ध के खिलाफ हैं। ठीक है, अब ये कोई ऐसा नहीं है कि भारत व्यवहारिक पृष्ठभूमि पे रसिया को किसी तरीके के युद्ध को लेकर प्रोत्साहित कभी नहीं करता है, बट हम उसका कहीं पर भी अभी जितने भी चाहे यूनाइटेड नेशन में मतदान की बात आई हो, हर जगह पे आई हो, भारत ने अपने आप को उससे अलग ही रखा है, क्योंकि हम अपनी एक इंडिपेंडेंट विदेश नीति के साथ, कूटनीति के साथ आगे लेकर के चल रहे हैं। इसके बाद दोनों देशों के द्वारा बहुत सारी इनोवेशंस, पार्टनरशिप और इन सब चीज़ों की बात हुई होगी। तो अल्टीमेट बस यही चर्चाएं होती हैं जितने भी इंटरनेशनल कोई महत्वपूर्ण, मतलब इसी को आप ले करके देखेंगे, है ना। अब 5G की बात चल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात चल रही है, तो जब भी आप इंटरनेशनल रिलेशन में द्विपक्षीय यात्राएं हों, भारत के राष्ट्रपति जाएं, प्रधानमंत्री जाएं या किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष आएँ, आप तुरंत 5-6 भागों में उसको बांट लीजिए। ठीक है, सबसे पहला इकोनॉमिक, सबसे पहली बात यही होगी कि हम अपने आर्थिक संबंधों को दोगुना करेंगे, तिगुना करेंगे, कुछ ना कुछ बात होगी। फिर इसके बाद दूसरा आ जाइए, चूंकि क्लाइमेट चेंज एक बड़ा मुद्दा है, तकनीकी एक बड़ा मुद्दा है ना। और क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे है कि रक्षा हस्तांतरण हो एक दूसरे को लेकर, सुरक्षा एक दूसरे देशों की बहुत ज़रूरी है, आतंकवाद एक बड़ा विषय है। तो ये सब चीज़ों को लेकर के ही वार्तालाप होगी, बस ये समझ लीजिए। एक दूसरे से सहयोग की बात होगी। तो ये बहुत आपको, मतलब इस तरीके से आपको समझ लेना है, समझ करके इसको आपको लिख देना है। आप याद नहीं कर सकते इन सब चीज़ों को लेकर के, और कुछ पर्टिकुलर चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा कि भाई ऐसा ऐसा क्या क्या हुआ है आपस में, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग। ऐसा नहीं, देखो शेड्यूल होता है, जब भी कोई देश का राष्ट्राध्यक्ष भारत आते हैं तो शेड्यूल होता है और प्रोटोकॉल होते हैं। जैसे अब ये समकक्ष कौन है हमारे भारत के, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, इनके सब समकक्ष है भारत के प्रधानमंत्री। तो हमेशा समकक्ष जो होते हैं, समकक्षों के बीच में एक पूरा डायलॉग होता है। और चूँकि ये हमारे गेस्ट हैं, हम यहाँ होस्टिंग कर रहे हैं, इंडिया में है ये, तो निश्चित तौर पे भारत के प्रधानमंत्री, एक शेड्यूल तय होता है दोनों का, है ना। वो शेड्यूल पहले से ही सब सारा का काम डिप्लोमेट्स का होता है कि कब क्या कैसे करना, उसी हिसाब से यात्राओं को तय किया जाता है कि 2 दिवसीय रखना है, कि 1 दिवसीय रखना है, कि 3 दिवसीय रखना है। यदि प्रधानमंत्री जी का शेड्यूल खाली है, इनका खाली है, तो फिर उसी हिसाब से टाइम को अरेंज किया जाता है ना। और फिर इतने सारे वो होते हैं, कार्यक्रम होते हैं कि फिर एक एक कार्यक्रम, और सब सारा का सारा जो एक तरीके से समझिए कि जो मैनेजमेंट होता है वो सारा का सारा एम्बेसीज करती हैं, उस देश की एम्बेसी और भारत से उसके साथ जुड़ाव। ठीक है, मेन यही होता है। और इनके साथ एक प्रतिनिधि मंडल आता है पूरा का पूरा, लेकिन होस्टिंग का काम जो है समकक्ष ही करेंगे, जो इनके समकक्ष है। और जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो भी साथ में इनके साथ जुड़े रहते हैं। ठीक है, चलिए, बिल्कुल इन्फॉर्म करते हैं। सारी चीज़ें 1 साल पहले से तय होती हैं, कौन कब आएगा, किसको कहाँ जाना है, ये पूरा 1 साल का कैलेंडर होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो गोपनीय होती हैं, वो नहीं बताई जाती। अन्यथा की स्थिति में प्रधानमंत्री जैसे हमारे हैं, अगले 1 साल में कहाँ जाना है, क्या करना है, किससे मीटिंग है, किससे विजिट्स हैं, वो सारी चीज़ें पहले से तय होती हैं। ऐसा नहीं होता अनावश्यक कि बस निकल गए। वो एक बार हो गया था, नवाज शरीफ वाले में चले गए थे बिना कोई वो शेड्यूल के। तभी तो ये मीडिया वालों को भी पता होता है कि आगामी कितनी विजिट्स हैं, कैसे जाना है, क्या करना है। ये सारी चीज़ें पहले से सब स्क्रिप्टेड होती हैं, पहले से क्या होने, क्या समझौते होने, सारी चीज़ें सब पहले से तय होते हैं। ठीक है, अब दूसरा जो है आपका एक महत्वपूर्ण है रायसीना डायलॉग। रायसीना डायलॉग कई सारे देशों के द्वारा एक फाउंडेशन है जिसका नाम है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, उसके सहयोग से और भारतीय विदेश मंत्रालय, इन दोनों के द्वारा मिल करके रायसीना डायलॉग जो है आयोजित किया जाता है। इस बार का रायसीना डायलॉग जो है 25 से 27 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में आयोजित हुआ। ठीक है, और इस डायलॉग को प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इसमें यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष इसमें आए हुए थे और उनका नाम था उर्सुला वान डे लेन, और मुख्य अतिथि के तौर पे थे ये। और इसके बाद जो है अल्टीमेट जो इस पूरे का इसका ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव है कि भू राजनीति, भू अर्थशास्त्र के तौर पे किस तरीके से
जो है किसी भी देश को, भारत को कैसे हमें इनोवेट करना है, कैसे भारत को एक तरीके से वैश्विक स्तर पे उभारना है। तो रायसीना डायलॉग के अंतर्गत विदेश मंत्रालय और जो ये संस्था है आपकी ORF, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, इसके सहयोग से ये आपका मनाया जाता है। तो इस बार का ये 7वां था। 2016 से इसको प्रारंभ किया गया था, 2016 से ये लगातार आपका चल रहा है। और इस कार्यक्रम में कई सारे आए, स्वीडन के पूर्व प्रधानमंत्री आए, कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री आए, मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति आए, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री आए, काफ़ी सारे लोग जो पूर्व वाले हैं उनको इसमें सम्मिलित किया गया। और अन्य कई सारे देश जैसे अर्जेंटीना, आर्मेनिया, ऑस्ट्रेलिया, तो ऑनलाइन माध्यम से भी कुछ देश जुड़े हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया ऑनलाइन जुड़े, गुयाना, नाइजीरिया, नॉर्वे, लिथुआनिया, ये सारे देशों के द्वारा इस पूरे उसमें साथ में जुड़ा गया। ठीक है, तो ये रायसीना डायलॉग जो है आपको ध्यान रखना है। ये आपका हर साल मनाया जाता है और ये भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा। एक ये आपका फिनटेक ओपन मंथ का आयोजन जो है किया गया, फिनटेक ओपन हैथकॉन। ठीक है, अब ये क्या है, पूरा का पूरा नीति आयोग के द्वारा ये जो है आयोजित किया जाता है आपका। ठीक है, मेजबान होता है इसका नीति आयोग। मेन उद्देश्य क्या है इसका कि किस तरीके से हमारे यहाँ पे डिजिटल प्लेटफॉर्म को लेकर के काम करें, फिनटेक के लिए अग्रणी समाधान प्रदर्शित करना, टेक्नोलॉजी और फ़ोन के साथ चीज़ों को जोड़ना है ना, उसको लेकर के फिनटेक काम करना। तो भारत में जितने भी नवाचार हो रहे हैं, बहुत सारे इनोवेशंस हो रहे हैं, बहुत सारे डिजिटल निर्माता हैं, कैसे वो अपने आप को टेक्नोलॉजी के लिए सोचने के लिए हो, विचार करने के लिए हो, कोडिंग को लेकर के उन सबको अवसर प्रदान करने के लिए नीति आयोग के द्वारा ये प्रारंभ किया गया हैकाथॉन है। और इस बार जो है ये पूरा का पूरा कार्यक्रम आपका फ़ोनपे के साथ जोड़ करके किया गया था। तो ये जो है इसका देखिए एक पर्टिकुलर एक रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जितने भी इनोवेटिव आइडियाज़ वाले लोग हैं कि भाई कैसे कोडिंग करनी है, कैसे जो है चीज़ों को बनाना है, उसको लेकर के पूरा का पूरा एक रजिस्ट्रेशन होता है और इसमें एक विजेता घोषित किया जाता है। विजेता को 5 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो इस बार का जो है फिनटेक आपका आयोजित हुआ था, नीति आयोग और फ़ोनपे के द्वारा मिल करके पूरा का पूरा किया गया था। ठीक है, तो थोड़ा बहुत ये आपको जानकारी होनी चाहिए। एक ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, GI टैग मिला है इसको। ये क्या है, नरसिंहपेट्टई नागस्वरम, लिख लो इसे, नरसिंहपेट्टई नागस्वरम। ये एक वाद्य यंत्र है, नरसिंहपेट्टई, लिख पाएंगे नहीं लिख पाएंगे? एक ये वाद्य यंत्र है, नरसिंहपेट्टई नागस्वरम। ठीक है, तो तमिलनाडु में एक ये वायु संगीत का वाद्य यंत्र है। एक जगह पड़ती है कुंभकोणम, कुंभकोणम के पास, वहाँ पे जो गांव के कारीगर हैं उन कारीगरों के द्वारा जो है इसको निर्मित किया गया है। तो इसको GI टैग प्राप्त हुआ है। इस वाद्य यंत्र को क्या किया गया है, GI टैग, भौगोलिक संकेतक के तौर पे बनाया गया है। ठीक है, एक GI टैग इसको प्रदान किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। ये तमिलनाडु का है, कुंभकोणम एक गांव है, वहाँ पर ये वाद्य यंत्र हाथ से निर्मित किया जाता है ना। नरसिंहपेट्टई एक गांव है, नरसिंहपेट्टई एक गांव है। उस गांव के कारीगरों के द्वारा अपने पूर्वजों, जो उनके पूर्वज थे, उनके द्वारा लकड़ी से इस उपकरण को बनाने का कौशल जो है उन्हें मिला है। और ये प्रसंस्करण कौशल बना रहे, इसके लिए जो है इसको क्या किया गया है, नरसिंहपेट्टई नागस्वरम को क्या प्रदान कर दिया गया है, भौगोलिक संकेतक के तौर पे इसको लिस्टेड कर दिया गया है। ठीक है, हाँ, एक वाद्य यंत्र है, शादियों में, मंदिरों के उत्सवों में, इन समारोहों में जो है इसको बजाया जाता है। ठीक है, देखिए बजा रहे हैं। ठीक है, तो इसको इस रूप में जो है सेलिब्रेट किया जाता है नरसिंहपेट्टई को। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम आगे और बढ़ाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे। अभी जो हाल फिलहाल में जैसे हमारे
एक चीज़ ये भी आप लिख लीजिए, एक ये भी है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में भी कुछ लिख लीजिए। ये भारत का पहला जो है हाइड्रोजन द्वारा संचालित एक संयंत्र बनाया गया है। अब ये क्या है, इसको लेकर के एक बार आप लिख लीजिए, हेडिंग डालिए इसमें। लिखिए हाइड्रोजन द्वारा संचालित भारत का पहला संयंत्र, भारत का पहला संयंत्र है ये। तो हाइड्रोजन अब देखिए धीरे धीरे रिप्लेस कर रहा है शुद्ध ऊर्जा को लेकर के, जो क्लीन एनर्जी है, जिससे जीरो इमिशन हो रहा है, कार्बन उत्सर्जन को लेकर के जो पूरी तरीके से, तो ये आपका जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है उसके द्वारा जो है इसको पूरा का पूरा डेवलप किया गया है, इसको उसके द्वारा इसको पूरा का पूरा बनाया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में लिख लीजिए कि ये असम में बनाया गया है। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र 20 अप्रैल 2022 को ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया है। ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा कहाँ पे है, असम में है। असम में जोरहाट पंप स्टेशन है, जोरहाट पंप स्टेशन है। और भारत का पहला ये 99.99% शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन का पायलट प्लांट के तौर पे ये प्रारंभ किया गया। अभी पायलट प्रोजेक्ट है, इसके बाद ये पहला प्रोजेक्ट है, इसके बाद अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे लगाए जाएंगे। तो एनर्जी को लेकर के ये पहला भारत का ऐसा प्रोजेक्ट है। अभी इसकी प्रतिदिन की क्षमता कितनी है, 10 किलोग्राम है, इसको बढ़ा के अभी 30 किलोग्राम ले जाना है। तो ये जीरो इमिशन है, इसमें लगभग 99.999% जो है ये क्या है, शुद्ध जो है आपकी ऊर्जा उत्पादन को लेकर के काम कर रहा है। शुद्ध जो है ये ग्रीन हाइड्रोजन के तौर पे काम कर रहा है। ठीक है, तो ऊर्जा उत्पादन में कहाँ पर बनाया गया है ये, पहली बात ये बनाया गया ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा, OIL के द्वारा विकसित है ये। और ये बनाया गया असम के जोरहाट पंप स्टेशन में, असम के जोरहाट पंप स्टेशन में। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र है ये, तो इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। ठीक है, इसका उद्घाटन किया गया। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में आगे फिर और बढ़ाएंगे।